आज से सिर्फ 2 महीने और शायद मोदी सरकार अब 2 महीने के लिए ही बची है। और ये सब डिपेंड करता है बिहार के चुनाव पे, और ये हो सकता है। और इसीलिए पूरे इंडिया का, पूरे पॉलिटिक्स का, इंडियन पॉलिटिक्स का नज़र सिर्फ बिहार के चुनाव पे है। और इसलिए आजकल आप देख रहे होंगे बिहार का चुनाव बहुत चर्चे में, क्योंकि बिहार के चुनाव से हो ना हो, बिहार सरकार के वजह से मोदी सरकार की गवर्नमेंट गिर जाए और दिल्ली में फिर से पासा पलट जाए और केंद्र सरकार बदल जाए। और अगर ये सच हुआ तो मोदी जी फिर कहते फिरेंगे, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाएंगे चल देंगे। चलिए इस वीडियो के थ्रू उसके बारे में पूरी तरीके से जानते हैं। 19 अप्रैल 2024 से लोकसभा चुनाव शुरू हुए थे और मोदी सरकार लगातार 10 साल से सत्ते में थे। और इस बार नारा था सीधा 400 पार। लेकिन क्या ये सच में होना था, या ये बातें बस जनता को इन्फ्लुएंस करने के लिए बताई जा रही थी? क्योंकि यही वो समय थी जहां पे गोदी मीडिया हर तरफ बिके हुए थे और वो एग्जिट पोल में दिखा रहे थे कि इस बार मोदी जी 400 पार। और गोदी मीडिया में हर जगह सिर्फ मोदी का चर्चा हो रहा था, मोदी जी 400 पार, मोदी 400 पार, मोदी 400 पार। लेकिन 4 जून 2024 को जब चुनाव का रिजल्ट आया तो पूरा गेम पलट गया। जहां मोदी जी 400 पार का उम्मीद लगा के बैठा था, वहां पे हुआ क्या? मोदी जी को मिला सिर्फ 240 सीटें और कांग्रेस को मिली 99 सीट। यानी दोनों सरकार में किसी को भी फुल मेजोरिटी नहीं मिली। और इसीलिए उस टाइम एक सबसे बड़ी सवाल खड़ी हुई कि अब सरकार किसकी बनेगी। और यहीं से शुरू हुई असली पॉलिटिक्स। छोटी छोटी पार्टियों को बड़े बड़े ऑफर्स मिलने लगे और यही हुआ। पहली बार नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आए अपनी 12 सीटों को लेकर। फिर चंद्रबाबू नायडू भी 16 सीट के साथ एनडीए में जुड़ गए और इन सबके नंबर्स जोड़कर एनडीए का टोटल हो गया 293 सीट्स। और तीसरी बार मोदी बन गए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और यहाँ पे आता है असली ट्विस्ट। पहले 2 बार मोदी जी फुल मेजोरिटी के साथ अपनी सरकार बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मोदी जी का सरकार बना था वो कलेक्शन पे बना था, मतलब एक रिस्क पे बना था कि कभी भी मोदी जी का सरकार आगे जाके गिर सकती है। लेकिन अब सवाल ये कि क्या ये रिस्क इतनी बड़ी है कि ये कलेक्शन वाली सरकार सच में गिर सकती है? तो असल गेम है बिहार 2025 के नंबर में। बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और यहीं से सेंट्रल गवर्नमेंट का फ्यूचर डिसाइड होगा। बिहार में टोटल 243 सीट है। करंटली अभी एनडीए की सरकार है। बीजेपी, जेडीयू, एचएम और वीआईपी पार्टीज मिलकर एनडीए के पास कुल 125 सीट है। मेजोरिटी चाहिए 122, यानी 4 सीट इधर उधर हुए तो सरकार गिर जाएगी। तो क्या नीतीश कुमार की कुर्सी हिलने वाली है? और अगर बिहार की सरकार गिरी तो दिल्ली की सरकार कैसे हिलेगी? 2020 में तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने 75 सीट जीती थी। उनके साथ राहुल गांधी की कांग्रेस और कुछ छोटे दल, कुल मिलाकर 110 सीट। मेजोरिटी से सिर्फ 12 सीट दूर। लेकिन 2015 में बीजेपी को बिहार में सिर्फ 53 सीट मिली थी। फिर 2020 आते आते मोदी वेव ने हवा बदल दी और बीजेपी सीधा 74 पर पहुंच गई। वहीं कांग्रेस 27 से गिरकर 19 पर आ गई। यानी साफ है कि केंद्र सरकार की हवा बिहार की पासा पलट देती है। अब बड़ा सवाल यही है कि 2024 में जब कांग्रेस ने अपनी सीटें डबल कर ली और बीजेपी नीचे आ गई, तो क्या वही ट्रेंड 2025 के बिहार चुनाव में रिपीट होगा? शायद यही डर नीतीश कुमार को भी है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है। इस रोजगार का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि राज्य के हर महिला को स्वरोजगार मिलेगा। जो महिलाएं शुरू करना चाहती है, खुद से अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती है, उनको रोजगार मिलेगी। और उसे बिहार सरकार के द्वारा, यानी नीतीश कुमार के द्वारा 10,000 रुपए की मदद की जा रही है। बेसिकली ये पैसा इसलिए दी जा रही थी ताकि बिहार सरकार को, यानी नीतीश कुमार को, वहां की महिलाओं से वोट मिल सके। और ये साफ साफ दिखता हुआ नजर आया था। लगभग 21,000 करोड़ बिहार के महिलाओं के अकाउंट में डाला गया। और इसका रीजन एक ही था कि बिहार सरकार यानी नीतीश कुमार को बिहार के महिलाओं से वोट चाहिए। लेकिन अगर यह 10,000 का कार्ड फेल हो गया, बिहार में महागठबंधन जीत गया, तो क्या होगा? सिंपल है, नीतीश कुमार तुरंत पलटी मार देंगे और कांग्रेस तेजस्वी के कैंप में चले जाएंगे। क्योंकि नीतीश की फर्स्ट प्रायोरिटी है बिहार सीएम की कुर्सी और राहुल गांधी उन्हें फिर से सीएम बना देंगे। अब आप पूछेंगे बदले में क्या देंगे? तो नीतीश अपने 12 सीट निकालकर कांग्रेस को दे देंगे और मोदी सरकार सीधे 293 से घटकर 281 पर आ जाएगी। लेकिन क्या 281 में मोदी सरकार की गवर्नमेंट गिरेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं गिरेगी। यहाँ पे भी उनकी गवर्नमेंट केंद्र में रहेगी। लेकिन फिर यहाँ पे एंट्री होगी चंद्रबाबू नायडू की। अगर राहुल गांधी उनको ऑफर देके आपको पीएम बना देंगे तो क्या नायडू बीजेपी के साथ रहेंगे? और जवाब है नहीं रहेंगे। और शायद वो तुरंत कांग्रेस में शिफ्ट हो सकते हैं। अब अगर नायडू भी एनडीए छोड़ दे तो बीजेपी के पास बचेगी सिर्फ 265 सीट, यानी गवर्नमेंट गिर चुकी होगी। तो लेने के देने पड़ गए। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे भी कांग्रेस कैंप में चले जाएंगे क्योंकि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को सीएम की कुर्सी नहीं दी। कांग्रेस उनको महाराष्ट्र का सीएम बना सकती है। उसके पास भी 7 सीट है। अब फाइनल इलेक्शन देखिए, बीजेपी बचेगी सिर्फ 258 सीट पर और इंडिया अलायंस क्रॉस कर जाएगी बीजेपी को, यानी पावर शिफ्ट हो जाएगी इंडिया अलायंस के पास। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक यहाँ है, उसके बावजूद पीएम फिर से राहुल गांधी नहीं बनेंगे। वो पीएम बनने से मना कर देंगे। एग्जैक्टली आपको याद होगा 1975 से 77 का दौर, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकालीन की घोषणा की है,
जब इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी थी तो सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए गए थे, मीडिया पर सेंसर लगा दिया गया था और ऑपोजिशन लीडर्स जेल में डाल दिए गए थे। पूरा देश लिटरली डिक्टेटरशिप फील कर रहा था। अब जनता इतनी नाराज हो चुकी थी कि 1970 के जनरल इलेक्शन में कांग्रेस को हराने के लिए सारे विरोधी दल एकजुट हो गए। भारतीय जनता संघ, जो आज की बीजेपी है, भारतीय लोक दल, चौधरी चरण सिंह की पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर बनाते हैं जनता पार्टी। रिजल्ट क्या आया? कांग्रेस जो पहले 350 प्लस सीट जीतती थी वो अब गिरकर सिर्फ 154 सीट पर सीमित हो गई। वहीं जनता पार्टी ने मिलकर 295 सीट्स जीती और पहली बार देश में कांग्रेस के अलावा कोई और सरकार बनी और वहां पे प्राइम मिनिस्टर चुना जाता मोरारजी देसाई को। लेकिन यह कैरिलेशन भी ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। 1979 आते आते क्रैक्स दिखने लगे। लोक दल की लीडर्स चौधरी चरण सिंह लगातार भारतीय जनता संघ से डिमांड कर रहे थे, हमें और मिनिस्ट्री चाहिए, हमें ज्यादा पावर चाहिए, लेकिन बीजेपी ने साफ मना कर दिया और फिर चरण सिंह सीधा कांग्रेस से डील कर लेते हैं। इंदिरा गांधी उनसे वादा करती है अगर वो जनता पार्टी छोड़ दे तो उन्हें पीएम बना दिया जाएगा। मोरारजी देसाई रिजाइन कर देते हैं और 29 जुलाई 1979 को चरण सिंह शपथ लेते हैं और भारत के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। चरण सिंह के पास खुद की सिर्फ 60 सीटें थीं, लेकिन कांग्रेस के पास सिर्फ 154, लेकिन फिर भी भारत का प्रधानमंत्री वही इंसान बन गया जिसकी ताकत सिर्फ एक छोटे से रीजनल दल तक सीमित थी। ये था कांग्रेस का असली पॉलिटिक्स चाल। तो क्या 2025 में सेम चीजें होने वाली है? क्या राहुल गांधी भी गेम प्ले कर सकते हैं? कांग्रेस के पास इस बार सिर्फ 99 सीट है, लेकिन अगर बिहार का इलेक्शन पलट गया और नीतीश कुमार एनडीए से निकलकर इंडिया अलायंस में चले गए और चंद्रबाबू नायडू को राहुल गांधी ने पीएम बनाने का ऑफर दे दिया, तो क्या हिस्ट्री खुद को दोहराएगी? टीडीपी के पास आज 16 सीट है, नीतीश कुमार के पास 12 सीट है। अगर ये दोनों एनडीए से निकलकर कांग्रेस के साथ जुड़ गए तो बीजेपी सरकार सीधा कोलैप्स कर जाएगी और फिर वही होगा जो 1979 में हुआ था। कांग्रेस अपने खुद के पीएम को नहीं बनाएगी बल्कि किसी रीजनल लीडर को आगे कर देगी ताकि पावर इनडायरेक्टली उनके हाथ में रहे। और अब बड़ा सवाल यह है कि क्या 2025 में फिर से देश को मिलेगा एक ऐसा पीएम जिसकी अपनी पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 सीट हो? क्या चंद्रबाबू नायडू 21वीं सदी का चरण सिंह बन सकते हैं? और क्या मोदी गवर्नमेंट नवंबर 2025 तक टिक पाएगी? आपको क्या लगता है? क्या 2025 में बिहार का चुनाव पूरे इंडिया का चुनावी डायरेक्शन को बदल देगा? क्या केंद्र की सरकार सच में 2025 में गिरने वाली है? कमेंट करके जरूर बताना।